Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. The topic of my presentation is about hemorrhage. इसमें हम देखेंगे कि हेमरेज क्या है। सबसे पहले हम हेमरेज की डिफिनेशन पे आते हैं। हेमरेज और ब्लड लॉस इज़ अ ब्लड स्केपिंग फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल्स। हम देखते हैं कि किसी भी वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी डिसऑर्डर की वजह से, वेसल्स के में रप्चर होने की वजह से जो ब्लड लॉस हो जाता है, जो ब्लड स्केप कर जाता है या लीक आउट हो जाता है, वो हमारे पास उसे क्या कहते हैं, वही हेमरेज। तो मैनी थिंग कैन काज हेमरेज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। हमारे पास हेमरेज की दो टाइप्स आ जाती है कि इंटरनल हेमरेज एंड एक्सटर्नल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज में हमारे इनसाइड द बॉडी कोई भी ब्लड वेसल्स की रप्चर या लीकेज होने की वजह से जो ब्लड स्केप कर जाता है, वो हमारे पास आ जाता है इंटरनल हेमरेज में। देन हम देखते हैं एक्सटर्नल हेमरेज। एक्सटर्नल हेमरेज में हमारे पास बॉडी की आउटसाइड, बॉडी की सरफेस पे कोई भी इंजरी आने से, कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन में हमारे पास जो वेजल वगैरह कट जाती है, जो हमारे पास ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल हेमरेज। तो हेमरेज की बहुत सारी वजूहत हो सकती है। हमारे पास कुछ माइनर लेवल्स की हेमरेज है, जैसे हमारे पास ब्रूज, जैसा कि कोई भी एक स्मॉल वेन है, हमारे पास स्मॉल वेज रप्चर हो जाती है तो उससे ब्लड स्केप होने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो जो कुछ ही टाइम में और उधर क्लॉटिंग एजेंट आके उसको कोगुलेशन काज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लीडिंग रुक जाती है। देन हमारे पास आ जाती है मेजर लेवल पर, जैसे ब्रेन में वेसल्स का रप्चर होना, तो जैसे हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, इट कैन काज डेथ। इफ़ यू कैन कांट स्टॉप एक्सटर्नल ब्लीडिंग और सस्पेक्ट इंटरनल ब्लीडिंग, सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। देन हमारे पास एक डायग्राम है। डायग्राम में देखते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारे पास हेमरेज काज हो जाती है। सबसे पहले एनोरिज्म आ जाता है। एनोरिज्म में क्या होता है, हमारे पास कोई भी ब्लड वेसल्स है वो हमारे पास स्वेल कर जाती है। ब्लड वेसल्स के हमारे पास स्वेल होने की वजह से उसमें जो ब्लड जम हो जाता है, उस ब्लड हमारे पास वेसल्स ब्लड वेसल हमारे पास स्वेल होते होते एक ऐसा टाइम आता है कि वो रप्चर हो जाती है। रप्चर होने की वजह से उससे कुछ ब्लड हमारे पास लॉस हो जाता है, कुछ जो ब्लड उससे लीक आउट होते हैं वो एट द एंड आके क्लॉट बन जाते हैं, जिसे हम हेमरेज बोलते हैं। देन हम देखते हैं हेमरेज की क्लासिफिकेशन। हेमरेज को सबसे पहले क्लासीफाई किया गया प्राइमरी, रिएक्शनरी एंड सेकेंडरी हेमरेज। हम देखते हैं प्राइमरी हेमरेज क्या है। प्राइमरी हेमरेज इज अ हेमरेज अकरिंग इमीडिएटली एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंजरी। किसी भी इंजरी की वजह से हमारे पास जो भी एक हेमरेज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेमरेज। देन हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी हेमरेज। सेकेंडरी इट काज्ड बाय द स्लोइंग ऑफ the wall of the vessels. It usually occurs 7 to 14 days after injury and precipitated by the factors such as infection, pressure, necrosis, such inform adren or malignancy। हम देखते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी हेमरेज में ये इन्फेक्शन या प्रेशर नेक्रोसिस की वजह से होती है। कोई भी इंजरी आने के 7 से 14 दिन के दौरान ये हमारे पास बाकी हो सकती है। देन हमारे पास आ जाती है रिएक्शनरी हेमरेज। रिएक्शनरी हेमरेज हमारे पास ये 24 आवर्स तक डिलेड रह सकती है इंजरी के दौरान या आफ्टर द इंजरी। इसमें हमारे पास देखते हैं क्या हो सकता है, ज़्यादातर जो हमारे प्लस ब्लड क्लॉट बन जाते हैं। क्लॉट हमारे पास उधर एक प्रोसेस होता है फिब्रोलाइसिस। फिब्रोलाइसिस के बिना पर क्लॉट टूट गया। जो क्लॉट टूट जाने के बाद जो ब्लड जो क्लॉट हमारे पास टूट गया, तो जो ब्लड हमारे पास वो आके यूज़ होता है, वो ब्लड हमारे पास हेमरेज काज कर देता है, जिसको बोलते हैं रिएक्शनरी हेमरेज। देन हमारे पास हम इसको मज़ीद दो टाइप पे क्लासीफाई करते हैं, सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल हेमरेज। देखते हैं हम सर्जिकल हेमरेज क्या है एंड नॉन सर्जिकल हेमरेज क्या है। सर्जिकल हेमरेज ट्रॉमेटिक, इट्स इज द रिजल्ट ऑफ अ डायरेक्ट इंजरी एंड is amenable to surgical control or other techniques such as angioembolization। सर्जिकल हेमरेज में हम देखते हैं किसी भी डायरेक्ट इंजरी की वजह से जो हेमरेज पेश आ जाए उसे हम सर्जिकल हेमरेज कहा जाता है। इसमें ब्लीडिंग को सर्जरी के थ्रू ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा एक और टेक्निक पे यूज़ की जाती है जिसे हम एंजियोएम्बोलाइजेशन कहा जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है या ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सकता है। कि सर्जिकल हेमरेज का हमारे पास दो सोल्यूशन आ जाते हैं, एक या तो सर्जरी की वजह से या सर्जरी इससे ही हम अब ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा एंजियो एम्बोलाइजेशन के थ्रू। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है नॉन सर्जिकल हेमरेज। इस जनरल कोड
From all raw surfaces due to coagulopathy, it cannot be stopped by the surgical means except packing. नॉन सर्जिकल में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक डिसऑर्डर है कोगुलोपैथी, जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाता है। कोगुलोपैथी की बिना पर ये हमारे पास ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट बनते हैं उससे हमारे पास जो हेमरेज काज होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन सर्जिकल हेमरेज, और इसको सर्जरी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अलबत्ता इसको पैकिंग के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। ये थी हमारे पास सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल हेमरेजेस। देन इनको वेजल्स की बिना पर फिर फर्दर 3 क्लासिफिकेशन दी गई हैं, आर्टीरियल हेमरेज, वीनस हेमरेज एंड देन कैपिलरीज हेमरेज। सबसे पहले हम आर्टीरियल हेमरेज देखते हैं। आर्टीरियल हेमरेज में हमारे पास it is usually severe and medical emergency. Blood can spurt out in the pulsing rhythm as the heart beats to pump out blood. हमारे पास आर्टीरियल हेमरेज में क्या होता है, ये आर्टीरियल हेमरेज सिवियर एंड मेडिकल इमरजेंसी, एक सिवियर या एक इमरजेंसी, इट्स अक्कर इन द इमरजेंसी आर सिवियर कंडीशन। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास कोई सिवियर किस्म का ट्रॉमा हो गया, कोई भी डैमेज आ गई, तो हमारे पास आर्गन कोई रप्चर हो गया, कोई आर्गन डैमेज हो गया या कोई ब्लड वेसल डैमेज होगी, तो क्या होगा कि आर्टरीज से जो ब्लड आ रहा है उसको कलर की बिना पर डिफरेंट किया जाता है। तो हम आर्टरीज एंड वीनस हेमरेज की डिफिनेशन जो है हम कलर की बिना पर कर सकते हैं, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड मौजूद है उसके साथ हीमोग्लोबिन जो आयरन के साथ मिल के हमारे पास ब्राइट रेड कलर अख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम इसमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। देन हमारे पास इसकी दूसरी टाइप आ जाती है वीनस हेमरेज। दिस कैन आल्सो बी सिवियर एंड लाइफ threatening bleeding. It's steady rather than pumping. Veins carry blood back toward the heart. Their blood is darker red because it has less oxygen attached to its hemoglobin. अब हमारे पास वीनस हेमरेज में क्या होता है, वीनस हेमरेज हमारे पास कोई भी कट आ गया, अब वेंस को कोई भी कट या टॉन आ गया तो उससे हमारे पास वेंस कट गई तो उससे जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, वीनस हेमरेज। ये वीनस हेमरेज, ये ब्लड जो हमारे पास ब्लीडिंग लगातार और स्लोली होती रहती है, स्लोली जो है हमारे पास जो ब्लड है वो वेन से आउट होता रहता है। ब्लीडिंग looks different because blood have dark red color because veins carry blood back toward the heart, blood darker red because it has less oxygen attached to its hemoglobin. देन हमारे पास आ जाती है कैपिलरी हेमरेज। इट इज़ ऑफन लेस सीरियस, ये हमारे पास क्या है, बहुत ही लेस सीरियस है। इसमें क्यों, जो हमारे पास कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज का हमें पता है कि साइज़ जो होता है बहुत छोटा होता है। अगर कैपिलरीज में कोई भी रप्चर या कोई भी डैमेज आ जाता है तो कुछ ही टाइम में उधर क्लॉटिंग एजेंट्स आके क्लॉटिंग काज कर देते हैं और ब्लीडिंग रुक जाती है, इसलिए इसको लेस सीरियस कहा जाता है। ये थी हमारे पास इसकी 3 क्लासिफिकेशन, आर्टेरियल, वेनस, देन कैपिलरी हेमरेज। अब हम मज़ीद देखते हैं इसको। हमारे पास हेमरेज में जो सबसे डेंजरस और इमरजेंसी सिवियर या सीरियस जैसे हेमरेज को कहा जाए वो ब्रेन हेमरेज, बिकॉज इट कॉज डेथ। तो ब्रेन हेमरेज की हमारे पास कुछ काज हैं कि ब्रेन हेमरेज क्यों हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास है हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा इंजरी इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लीडिंग इन द ब्रेन फॉर दोज यंगर देन एज 50 के हमारे पास जो ब्रेन की हेड की इंजरी है, ये हेड ट्रॉमा है, वो हमारे पास कॉमन कॉज है किस चीज़ का, ब्रेन हेमरेज का। देन हमारे पास आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर। दिस क्रोनिक कंडीशन कैन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वीकन ब्लड वेसल वॉज अनट्रीटेड। हाई ब्लड प्रेशर इज़ ए मेजर प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्रेन हेमरेज। हम देखते हैं कि क्रोनिक या लॉन्ग पीरियड से जो ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा हो तो ब्लड वेसल्स की वॉल्स को वीक कर देता है, जिसकी वजह से वो इजीली रप्चर हो सकती है और क्या हमारे पास काज होती है, हेमरेज। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं एनेरिज्म। एनेरिज्म में क्या होता है, दिस इज अ वीकनिंग इन अ ब्लड वेसल वॉल दैट स्वेल्स, इट कैन बर्स्ट एंड ब्लीड इनटू द ब्रेन लीडिंग टू अ स्ट्रोक। हमारे पास क्या होता है, कोई भी हम जैसे हम पीछे डायग्राम में देख चुके हैं कि कोई भी हमारे पास वेसल्स है जो जिसकी वॉल्स वीक होने की वजह से वेसल स्वेल कर जाती है, करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वो ब्रस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड लीक आउट हो जाता है और वो हमारे पास हेमरेज काज कर देते हैं। ब्लड वेसल्स एबनॉर्मलिटीज़ में देखते हैं हमारे पास आर्टरियोवेनस मालफॉर्मेशंस। ये हमारे पास एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स में वीकनेस आ जाती है। ये अक्सर औकात ये डिसऑर्डर बाय बर्थ होते हैं और जब तक ये सिम्टम ना डेवलप कर पाए हम इसको डायग्नोज नहीं कर पाते।
तो इस ये भी हमारे पास इसमें आर्टरीज और वेंस की जो हमारे पास वाल्स होती हैं वो काफ़ी वीक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके ब्रस्ट होने की वजह से ब्लड लीक आउट का हो जाता है और हमारे पास ब्रेन हेमरेज में आ गया। देन हमारे पास हम देखते हैं हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक क्या है? द मोस्ट सीरियस लेवल ऑफ हेमरेज इज हेमरेजिक शॉक which is a medical emergency that can quickly be fatal. Hemorrhagic shock is when the body loses so much blood that the heart cannot keep up and vital system begin fall. हेमरेजिक शॉक में हम क्या देखते हैं कि कोई किसी किस्म का हेमरेज हो गया, कोई ट्रॉमा इंजरी होगी, कोई वेजल कट गई या सीवियर किस्म की ब्लीडिंग होगी। जब काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी तो हमारे पास जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन करने के काबिल नहीं रहेगा और हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो फेलियर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? हेमोरेजिक शॉक। ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। हेमोरेजिक शॉक को मज़ीद 4 क्लासेस पे क्लासीफाई किया गया है। इसकी कैटेगरीज 4 हैं। इसकी किसकी बिना पे? परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम लॉस। जितना ब्लड का वॉल्यूम लॉस होगा उसकी बिना पे इसको कैटेगराइज्ड किया गया है। हम देखते हैं सबसे पहले क्लास 1। अप टू 15% ब्लड लॉस, हार्ट रेट में इंक्रीज स्लाइटली। 15% से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो गया तो हमारे पास जो हार्ट रेट है स्लाइटली क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। देन सेकंड क्लास है हमारे पास 15 to 30% ब्लड लॉस काजिंग रैपिड हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। तो हमारे पास क्या होगा? 15 से 30% ब्लड लॉस हो गया तो हमारे पास जो हार्ट बीट और ब्रीदिंग है वो रैपिडली स्टार्ट हो जाएगी। देन हमारे पास थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में 30 से 40% ब्लड लॉस काजिंग एन इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, चेंज इन मेंटल स्टेट, डिफिकल्टी रिटर्निंग ब्लड टू द कैपिलरीज एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। 30 से 40% ब्लड लॉस हो गया तो उसमें क्या होगा? उसमें हमारे पास सबसे पहले हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, मेंटल स्टेट में चेंजिंग आने लग जाएंगी और ब्लड को कैपिलरी से वापस आने में डिफ़िकल्टी होगी और यूरिन का आउटपुट वो बहुत कम हो जाएगा। हमारे पास क्लास 4 है। 4 क्लास में देखते हैं मोर देन 40% ब्लड लॉस विद ए सिवियर ड्रॉप इन अ ब्लड प्रेशर, फर्दर मेंटल चेंजेस, रेसिंग हार्ट एंड पॉसिबल कोमा। हमारे पास 40% से जब ज़्यादा ब्लड लॉस कर जाएगा तो हमारे पास जो सिवियर ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल ड्रॉप कर जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। हमारे पास मेंटल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी, रेसिंग हार्ट एंड ए पॉसिबल एको। देन हम देखते हैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स। अब हमारे पास जो एक्सटर्नल हेमोरेज है इट्स यूजुअली वेरी इजी टू स्पॉट एंड यू कैन आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्विक क्विकली। इंटरनल हेमोरेज कैन बी डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज इवन फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। जो एक्सटर्नल हेमोरेज है वो डायग्नोज करनी बहुत ईजी, क्योंकि बॉडी की सरफेस से कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है तो हम नेकेड आइज उसको देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, हमें पेन फील होगा। तो हम कोई भी ट्रॉमा इंजरी है तो हमें नर्व एंडिंग के रिस्पॉन्स में हमें वहाँ पे पेन फील होगा तो हम देख सकते हैं। तो उसको डायग्नोज करना बहुत ईजी है। फिर उसके लिए फर्दर प्रोसेस किया, उसकी पैकिंग वगैरह की, उस पर बैंडेज वगैरह की, उसकी स्टिचिंग वगैरह की, तो हमारे पास वो हील हो जाएगा, उसकी में हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एट दैन वो स्कार बन जाएगा। मतलब वहाँ से उसको डायग्नोज करना और फिर उसको रिपेयर करना बहुत ईजी है। देन हम देखते हैं इफ़ एन इंटरनल इंजरी और इलनेस इज काजिंग हेमरेजिंग, द सिम्टम्स डिपेंड ऑन वेयर द हेमरेज इज सम ऑफ द सिम्टम्स विच कैन आल्सो बी सिम्टम्स ऑफ शॉक। अब देखते हैं जो इंटरनल इंजरी हो रही होती है, इंटरनल इंजरी या इंटरनल किसी भी वेजल्स के रैप्चर होने से जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको डायग्नोज करना एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए भी मुश्किल होता है। उसमें हमारे पास कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसकी बिना पर हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। हम सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहले डिजीनेस एंड नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लड, चेंजेस इन मेंटल स्टेट, सेंसरी कैपेबिलिटी एंड मोटर स्किल्स, सीजियर्स, स्वेलिंग, पेल ग्रे क्लेमी और सेविटी स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एक्सट्रीम थ्रस्ट। ये कुछ हमारे पास साइंस हैं और सिम्टम्स हैं जिनके बिना पर हम इंटरनल ब्लीडिंग को या इंटरनल हेमरेज को हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। देन हम देखते हैं ए पर्सन विद सिवियर हेमरेजिंग में नीड इंट्रावेनियस फ्लूइड और ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब एक बंदे को किसी को हेमरेज होगी है जिससे हमारे पास सिवियर ब्लीडिंग हो चुकी है तो उसके लिए हमारे पास
आईवी फ्लूइड्स, इस तरह का फ्लूइड्स, इस तरह की उसके लिए मेडिकेशंस जो आयरन कंटेन हो, जो बहुत सारी एनर्जी कंटेन हो, जो ब्लड की कमी को पूरी की जा सके, या डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको ब्लड डोनेट किया जाए। देन हमारे पास देन मैन नीड सर्जरी टू स्टॉप द हेमरेज। कुछ जो हमारे पास हमने देखी थी सर्जिकल हेमरेज, जिनका सर्जरी के बगैर कोई सोल्यूशन नहीं था, तो सर्जिकल हेमरेज को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी किसकी, सर्जरी की, तो उसको सर्जरी करके उस हेमरेज को कंट्रोल किया जाए। इन लेस सेवियर काजेज ऑफ एक्सटर्नल हेमरेज स्टिचेस और सर्जिकल ग्लू में भी यूज टू क्लोज अ वुंड। अब जो एक्सटर्नल हमारे पास हेमरेज है, एक्सटर्नल हेमरेज को हमारे पास कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे पास स्टिचेस करना, उसको सर्जिकल ग्लू भी यूज़ किया जाता है किसके लिए, उसको वाउंड को क्लोज करने के लिए। मतलब कोई भी हम उधर स्टिचिंग यूज़ कर लें, उधर बैंडेज यूज़ कर लें, उसको कवर कर लें, कवर अप करके उसको प्रॉपर मेडिकेशन दें, तो एक्सटर्नल हेमरेज का भी, एक्सटर्नल ब्लीडिंग को भी रोका जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।